अस्सलाम वालेकुम। लिपिड्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। तो लिपिड्स का जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा कम्प्लेक्स वे में होता है हमारी बॉडी के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अब ये कम्प्लेक्स वे में इसलिए होता है क्योंकि लिपिड्स के साथ तीन प्रॉब्लम्स पेश आते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो ये है कि लिपिड वाटर इनसॉल्युबल है, और वाटर जो है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर दी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो न्यूट्रिएंट वाटर इनसॉल्युबल होगा उसके लिए डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा ये कि जो स्टमक और इंटेस्टिनल वाल के जो कंटेंट्स होते हैं जिसके साथ किसी न्यूट्रिएंट के लिए मैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो लिपिड उसके साथ मैक्स नहीं हो सकता। तीसरा ये कि लिपिड जो है तो ये डायरेक्टली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। पहले लिपिड ने क्या करना पड़ता है कि इसने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाने होते हैं, फिर इसके बाद ये डाइजेस्ट होता है। क्योंकि जो लिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब हम लेते हैं तो उसके सरफेस पर डायरेक्टली लाइपेज जो उसका एंजाइम होता है वो उस पर एक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए इसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, और इसमें लिपिड्स के छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं। अब 90% जो लिपिड्स होते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म में होते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स जो है तो ये लिपिड का एक क्लास है जो कि 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरॉल पे ये मुश्तमिल होता है। अब आपको पता है कि डाइजेशन 3 जगहों पे होती है, एक है बकल कैविटी, दूसरा है स्टमक, और तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली ड्यूडेनम। तो बकल कैविटी में लिपिड्स का तो कोई डाइजेशन होता ही नहीं है। स्टमक में ये है कि वहाँ पे जो फैट और लिपिड्स की डाइजेशन की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे नेग्लिजिबल होता है। अब हम नेग्लिजिबल इसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे ये नहीं है कि एंजाइम नहीं है लिपिड्स के लिए, वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, लेकिन ये है कि गैस्ट्रिक लाइपेज के लिए कोई ऑप्टिमम पीएच नहीं होता है, और ऑप्टिमम पीएच जो है तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर दी ऑप्टिमम वर्क ऑफ एंजाइम। सही है, तो एंजाइम के लिए कोई वहाँ पे ऑप्टिमम पीएच नहीं होता जिसकी वजह से गैस्ट्रिक लाइपेज अपना एक्शन सही तरीके से नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर लिपिड का डाइजेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है या होता ही नहीं है। जो रियल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स होता है तो वो ड्यूडेनम में होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन होती है जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड जो हम फूड में लेते हैं तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो तो डाइजेस्ट हो सकता नहीं है, तो इसलिए वो क्या करता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कन्वर्जन बाइल साल्ट के थ्रू होता है। सही है, जो लीवर में जो बाइल सिंथेसाइज होता है और जिसमें बाइल साल्ट होता है तो वो यहाँ पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। अब ये कन्वर्जन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्म में जो ट्राइग्लिसराइड होता है इसकी सरफेस पे ये लाइपेज एंजाइम्स है, तो इसके सरफेस पे जब लाइपेज एंजाइम आ जाते हैं तो वो अपना फंक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पे लाइपेज के लिए सरफेस एरिया कम होती है। लेकिन जब ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर इमल्सिफिकेशन तो ये इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं तो ये इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ईच लाइपेज एंजाइम के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए हम ये तो कहते हैं कि इमल्सिफिकेशन होती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अब ट्राइग्लिसराइड जो है तो इस पे ये जो ड्रॉपलेट्स बन गई इस पे लाइपेज एंजाइम एक्शन करता है, जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, इस तरह इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है, और इसको कन्वर्ट कर देता है डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। एक फैटी एसिड यहाँ पे इससे निकल जाता है। सही है, दूसरे स्टेप में जो है तो लाइपेज एंजाइम इस डाइग्लिसराइड पे एक्शन करके इससे तीसरा फैटी एसिड निकाल लेता है और मोनोग्लिसराइड रहता है। सही है, अब मोनोग्लिसराइड पे अनदर लाइपेज एंजाइम एक्शन करके इससे ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड निकाल लेता है। तो इस तरह ईच ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट के लिए 3 स्टेप्स ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एक फैटी एसिड निकलता है, दूसरे स्टेप में दूसरा और तीसरे में तीसरा, क्योंकि ईच ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड्स होते हैं।
सो दिस इज़ द डाइजेशन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड्स बनते हैं वो दो किस्म के होते हैं। अब फैटी एसिड ने एब्ज़ॉर्ब भी होना है ना, ये तो डाइजेशन हो गया। अब ये है कि इसने एब्ज़ॉर्ब भी होना है ब्लड में, तो कुछ फ्रीली डिफ्यूजिबल फैटी एसिड्स होते हैं और कुछ जो है तो आसानी के साथ डिफ्यूज़ नहीं होते। फ्रीली डिफ्यूजिबल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो कि आसानी के साथ इंटेस्टिनल वाल को क्रॉस करके क्रॉस द ब्लड वेसल वो जा सकते हो, सही है, तो वो ब्लड में इजीली एब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आसानी के साथ ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल का जो वाल होता है उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, वो ब्लड में डायरेक्टली नहीं जा सकता है, तो इसको हम जो है तो वो आसानी के साथ डिफ्यूज़ नहीं होती। इसके लिए एक फिनोमेनन होती है जिसको माइसील फॉर्मेशन कहते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। अब माइसील क्या है कि ये छोटे छोटे एग्रीगेट्स होते हैं, सही है, तो ये माइसील फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए। अब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंटेस्टिनल वाल है ये, और ये इसके दो सिल्स है, सही है, इसके नीचे ब्लड वेसल होता है जिसमें कि डाइजेस्टेड मटेरियल एब्ज़ॉर्ब होते हैं, और ये लिम्फेटिक वेसल्स है, सही है। अब ये फैटी एसिड इसके अंदर आ जाता है, सही है, इंटेस्टिन वाल के सिल के अंदर। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका रीअसेंबल हो जाता है, सही है, रीअसेंबल। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये यहाँ पे रीअसेंबल होते हैं। जब ये रीअसेंबल होते हैं तो इसके बाद ये चला जाता है ये फैटी एसिड ये गोल्जी बॉडी में, तो गोल्जी बॉडी को हम पैकिंग यूनिट्स पे कहते हैं। तो यहाँ पे पैकेट्स जो होते हैं फैटी एसिड्स की, इसका पैकेजिंग होता है, सही है, और ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन भी है कि वो पैकेजिंग करता है। जब यहाँ पे इसका पैकेजिंग होता है तो इससे एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं, सही है। अब ये काइलोमाइक्रोन्स जो यहाँ पे बनते हैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, सही है, तो ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू तो इंटेस्टिनल वाल को बाहर क्रॉस कर देता है काइलोमाइक्रोन। लेकिन अब ये है कि ये ब्लड वेसल का वाल जो है तो थोड़ा थिक होता है, तो इसके अंदर वो जा नहीं सकते ये काइलोमाइक्रोन, सही है। तो अब ये क्या करता है कि डायरेक्टली ब्लड वेसल को बाईपास करके यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं तो उसमें आ जाते हैं, सही है। लिम्फेटिक वेसल में यहाँ पे एक वेलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लैक्टेल्स कहते हैं। तो ये काइलोमाइक्रोन्स जिसका साइज़ बड़ा होता है और ब्लड वेसल्स को पास नहीं कर सकता, वो जो है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाते हैं। जब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं लिम्फेटिक वेसल में। और लिम्फेटिक वेसल आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं तो ब्लड वेसल के साथ वो कनेक्ट होते हैं, ब्लड वेसल का उसके साथ जो है तो कनेक्शन होता है। तो उस कनेक्शन में जहाँ पे लिम्फेटिक वेसल और ब्लड वेसल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे ये काइलोमाइक्रोन वापस ब्लड वेसल में जाते हैं और इस तरह इसका एब्ज़ॉर्प्शन होता है, सही है। अब जो एब्ज़ॉर्ब हो गई तो कुछ तो इस्तेमाल होगा डायरेक्टली फैट, इंस्टेंट एनर्जी अगर चाहिए हो हमारी बॉडी को तो डायरेक्टली यूज़ होगा, और जो यूज़ नहीं होता है इंस्टेंटली वो जो है तो फ्यूचर यूज़ के लिए उसका स्टोरेज होता है। और जो पर्टिकुलर टिश्यूज़ हमारे बॉडी में होते हैं जिसमें कि काइलोमाइक्रोन्स और फैट्स जो है तो स्टोर होते हैं, तो उसको हम एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं, सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिपिड्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।